इस सत्र में हमारे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय मदन दास जी देवी, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच के राजस्थान प्रांत के संयोजक आदरणीय भागीरथ जी से निवेदन करता हूँ वो मंच पे पधारें। हम सब स्वदेशी आंदोलन में लगे कार्यकर्ताओं को इस सत्र में माननीय मदन दास जी देवी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक सदस्य और मार्गदर्शक हैं। आप पूर्व में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, संघ के अखिल भारतीय सहसर कार्यवाह रहे। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपकी शिक्षा सीए तक हुई है। आज हम इस सत्र में हमको मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान प्रांत के स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक श्रीमान भागीरथ जी चौधरी कर रहे हैं। आप संघ के प्रचारक रहे हैं, किसान नेता हैं। आपने भारत के किसानों की आवाज़ विदेश में केन्या और इटली में जाकर भी उठाई है, और अभी 2 तारीख को जो जंतर मंतर पे स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ का धरना और प्रदर्शन हुआ, उसका नेतृत्व भी आपने किया है। मैं आदरणीय मदन दास जी देवी साहब से निवेदन करता हूँ सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन के लिए डाइस पर। मंच पर विराजित श्री भागीरथ जी, इस सभागृह में उपस्थित माननीय बजरंगलाल जी, माननीय भगवती जी, जितेंद्र प्रसाद जी, कश्मीर लाल जी एवं समस्त स्वदेशी जागरण मंच के संपूर्ण उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान और उत्तर क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधुगण, वैसे स्वदेशी जागरण मंच का प्रारंभ हुआ तब लगभग 1 करोड़ लोगों तक स्वदेशी का क्या विषय है और उसका मुख्य भाग यानी स्वदेशी विदेशी की सूची यह लेकर भारत का सोना गिरवी रखा गया है, भारत पर इतना कर्जा है, भारत की आर्थिक स्थिति और बदतर होने का कारण ये विदेशी कंपनियां हैं और इसको माल हम न ले, ऐसा आह्वान जनता को करने का कार्यक्रम था। आज सुबह ही चर्चा निकली थी कि उसकी विशेषता क्या थी। वो आंदोलन हवा के जैसा निकला, तूफान बना, लेकिन वो कुछ ही दिनों का था। जाने वाले भी टेम्परेरी थे। जाने वालों को हाथ में पैम्पलेट था, लेकिन क्या लिखा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। परंतु उसका परिणाम और अखिल भारतीय स्वरूप एक महान आंदोलन ऐसा स्वरूप हुआ, और उसके पश्चात लोगों को लगा कि आंदोलन बंद हो गया क्या। परंतु सन 93 में 93 में जो अधिवेशन हुआ अपना, उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर आए थे, और वो 92 के बाद राम जन्मभूमि के बाद का विषय था। इस कारण उनको कम्युनिस्टों ने बहुत प्रेशर लाकर कहा कि आप इनमें मत जाइए, परंतु उन्होंने निश्चय करके उसमें आए थे और उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों को संघ के विरोध का पीलिया हो गया है, लेकिन ये स्वदेशी का काम राष्ट्रीय कार्य है, उसमें मैं ज़रूर आऊँगा।
उनका लिखित भाषण बहुत संवैधानिक कानूनी भाषा में था, परंतु वो बाजू में रखकर उन्होंने सीधे बहुत अच्छा भाषण किया और भाषण में भी कहा कि मुझे यहाँ न आने देने का अनेक लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मैं यहाँ पर आया और स्वदेशी आंदोलन में आपके साथ हूँ। और भारत माता के मूर्ति के सामने उन्होंने, प्रतिमा के सामने दीप जलाया। तो इसे कम्युनिस्ट क्षेत्र के बहुत बड़े विचारक, जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऐसे लोग भी इस आंदोलन के साथ जुड़े। चंद्रशेखर जैसे लोग भी जुड़े और उन्होंने तो अपना पहला ड्राफ्ट और संघ का प्रस्ताव लेकर सारे पत्रकार जगत में और जहाँ जहाँ जाते थे उस दिखाते थे, देखो ये स्वदेशी का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। परंतु आप देखते हैं कोई भी आंदोलन चलता है विचारों के आधार पर, और स्वदेशी जागरण मंच ने स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का वैचारिक अधिष्ठान एक दृढ़ और नींव पर खड़ा किया, और उसमें फिर उन्होंने किसी भी चीज़ को सही ढंग से बताने से बिल्कुल संकोच नहीं किया। इसलिए इस विषय को कठिन समय में भी, केंद्र में भाजपा की सरकार होने के समय में भी इस विषय को आगे चलाने का काम ठीक प्रकार से हो सका। इस विषय की गंभीरता कल से आप सुन रहे हैं, इसके पहले भी आपने सुना होगा। विषय है तो गंभीर। कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि इतना गंभीर विषय है, इतनी बड़ी समस्या है, इसको हम हल कैसे करेंगे। उसका लोगों ने उत्तर देने का भी प्रयास किया। मतलब विषय गंभीर भी है, विषय रियलिटी है, ये केवल काल्पनिक नहीं है। और इसका कारण है कि साम्राज्यवादी देश, साम्राज्य हटने के बाद अपना उपनिवेश देशों में व्यापार बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने उन देशों को वो स्वतंत्र होने के पश्चात उनकी आर्थिक कमजोरी का फ़ायदा उठाकर और नेताओं को मैनेज करने की क्षमता के कारण उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, गैट, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा सभी देशों को बांधने का, व्यापारिक संबंध रखने का और कानूनी ढंग से धीरे धीरे उन पर अंकुश उत्पन्न करने का प्रयास शुरू किया, ये भी हम जानते हैं। और WTO बनने के बाद तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन WTO के पश्चात अन्य देशों को जो फायदा आया, अनुभव आया, भारत को भी आया कि इन्होंने दिए हुए सारे सुझाव, इनके सारे इरादे, इनका प्लानिंग, इनका स्वयं का होने वाले इनके देशों पर परिणाम, ये सभी सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। इस कारण अमेरिका की जो स्थिति हो रही है उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, परंतु उनका प्रयास लगातार चल रहा है। और जब कभी सरकारें अंदर से कमज़ोर होती है, मैनेजेबल नेता होते हैं, तब उनको, उन देशों को, उन नेताओं को मैनेज करना, उनको करारों में फंसाना ये आसान होता है, जिसका प्रयास अभी हो रहा है। WTO की कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर बुलाना और हमने अपने गलतियाँ मानो की है उसको दुरुस्त करने का प्रयास करने का और वक्तव्य देना, इस प्रकार का जो हो रहा है, ये सरासर किसी भी कमज़ोर देश, कमज़ोर नेतृत्व और जिन देशों के नेतृत्व को मैनेज किया जा सकता ऐसा नेतृत्व खड़ा हो रहा है। इसलिए खतरा तो बढ़ रहा है।
ऐसी स्थिति में हम लोग हैं। दूसरी ओर से अच्छी बात यह है, पूरे देश में कम से कम कुछ हजार कार्यकर्ता आए दिन स्वदेशी के बारे में विचार करने वाले, पढ़ने वाले, सोचने वाले, चर्चा करने वाले, लिखने वाले, ऐसे कार्यकर्ता देश भर में खड़े हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में जिनके नाम लिए गए, ऐसे कई लोग अपने संपर्क में आए कि जो इस विषय में चिंतन करते हैं, अपने हो या और कोई हो। तो कुल मिलाकर स्वदेशी का विषय, आर्थिक स्वातंत्र्य का विषय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ये षड्यंत्र, इन सब के बारे में चर्चा, जानकारी लेने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। और खेती के विषय में, खेती कैसे परावलंबी हो रही है, पेस्टिसाइड कैसे खतरनाक हो रहा है, रासायनिक खाद कैसे खतरनाक हो रहा है, ज़मीन का कैसे बंजर हो रही है, पर्यावरण कैसे बिगड़ रहा है, पानी कैसे प्रदूषित हो रहा है, वगैरह अनेक बातें सबके ध्यान में आ रही है। यानी उनके देशों के विद्वान लोगों में भी उनके सारी इन नीतियों के बारे में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे देश के लोग भी, हमारे न होते भी शायद कभी पर्यावरण का अर्थ सर्वत्र वह है, इस प्रकार का विचार हम जो करते हैं वैसा न करते हुए भी वे इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेबल और बीज की शुद्धता और गो नस्ल की शुद्धता और भारतीय गाय, विदेशी गाय, उनके गाय के दूध में फ़र्क और गोबर के द्वारा कितने प्रकार के औषधि खेती के लिए लगने वाले उर्वरा प्राप्त हो सकती है, गैस प्राप्त हो सकते हैं, उसके गोमूत्र के द्वारा निर्माण होने वाली चीज़ें, ऐसे अनेक विषयों पर अनेक लोग काम कर रहे हैं। उन सब का माहौल सारे भारत में पैदा हो रहा है। तो ये सारे वातावरण में, इससे अनुकूल वातावरण में हम लोग अभी जिस विषय से अनजान थे, उस विषय के अंदर बहुत कुछ जानने वाले, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, प्रामाणिकता, इन गुणों को हम मानने वाले, प्रत्यक्ष व्यवहार में भी रखने वाले, ऐसे सब लोग हैं। इसलिए ये आंदोलन भी सस्टेनेबल, हवाई नहीं, सस्टेनेबल होगा। चाहे जो संकट आ जाए, परंतु ये आंदोलन बना रहेगा। एक इस आंदोलन में वैचारिक ताकत का जो निर्माण हुआ है, वह हम सब लोगों को कन्विक्शन देने वाला, इसमें जो सॉलिडनेस है उसको हम मानने वाले, इस प्रकार का आंदोलन खड़ा हो गया है। और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपने आप को बड़ी समर्थ समझ रही है, तो भी उनको झुकाया जा सकता है। इसका थोड़ा बहुत अनुभव गत कुछ WTO के कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों ने लिया है और आगे भी लेने की संभावना है। इस प्रकार का हमारा मन बना हुआ है। तो धीरे धीरे आंदोलन, धीरे धीरे हम, धीरे धीरे परिस्थिति, ये हमारे इस आंदोलन के पक्ष में जा रही है। दूसरी ओर से उनको ज़्यादा से ज़्यादा शोषण का मार्ग और उनको स्वयं को अपने सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए लेना आवश्यक लगता है। और उनके लिए आवश्यक ऐसे परचेसेबल और कमज़ोर मानसिकता के नेता अनेक देशों में उनके लिए उपलब्ध होते हैं, वैसे उनको भी हो रहे हैं। उस देश के बड़े बड़े उद्योजक भी किस कारण मालूम नहीं, लेकिन उनके खेती के बारे में जो नॉलेज है, उसके बारे में जो करार हो रहे हैं, उसमें उद्योजक भी अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे विपरीत बातें भी हो रही है और अच्छा ही है कि अच्छी बातें भी हो रही है। तो हम लोगों को इन सारे विचार वर्गों के माध्यम से हम जो सोच रहे हैं, बैठे बैठे चिंता मन में हो रही है,
और कैसे होगा ऐसा सहज रूप से मन में विचार आता है। हमारे देश का शोषण, हमारे देश की संस्कृति का जिस प्रकार से और उसमें विपर्यास हो रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देश के भी परिवार पद्धति को धक्का लग रहा है, हमारी नौजवान पीढ़ी के सामने आदर्शहीनता का वातावरण बन रहा है, ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने भी इन सभी व्यवस्था के कारण खड़े हो रहे हैं। इसलिए स्वदेशी का आंदोलन ये केवल बातूनी आंदोलन अब रहा नहीं है, रहना नहीं चाहिए। स्वदेशी एक जीवन निष्ठा होनी चाहिए। अब जीवन निष्ठा जब होती है तो स्वाभाविक छोटी बातें तो बड़े महत्व की होती है। स्वदेशी के कार्यकर्ता है और स्वदेशी के कार्यकर्ताओं के घरों में अथवा आसपास के लोगों में स्वदेशी का वस्तु, ये छोटी बात जो सबने बताई कि वो यदि हम करते हैं तो विदेशी कंपनियां यहाँ से पलायन करेगी, क्या हम इसका सस्टेनेबल आंदोलन चला सकते हैं क्या? अपने घर से लेकर सस्टेनेबल आंदोलन कानों कान सारे देश में पहुँच आवश्यकता है, इसको हम चला सकते हैं क्या? किसी एक कार्यक्रम के जरिए नहीं, लगातार चलने वाली बात के रूप में। दूसरी बात है कि हम जितनी बातों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इन बातों को जैसे कश्मीर लाल जी ने 7 मुद्दे बताए, ये 7 मुद्दे उन्होंने रोचक ढंग से बताए। हमको सब सुनते हुए भी मज़ा आया, आनंद आया। तो ये मज़ा आनंद के लिए तो उन्होंने रोचक ढंग से हमको बताया। भोजन का समय होते हुए उसको हमने बड़े रुचि से सुना। लेकिन वह विषय भी सुनने का केवल नहीं है। ऐसा हम सब लोग सोच सकते हैं क्या कि उसका भी व्यवहार हमारे सबके जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ हो सकता है क्या? और हमारी जो ब्रांचेस 10,000 ब्रांचेस का आपने लक्ष्य रखा, तो अपने अपने प्रांत में यदि अभी आज कल 50 होंगी, 100 होंगी, तो इस प्रकार से हमारे प्रांत में या प्रांतों में ये हजारों जगह पर, और वैसे हम ही काम कर रहे हैं ऐसे नहीं, अनेक संस्थाएं काम कर रही है। और संघ का काम तो कम से कम 70,000 स्थान पर तो मंडली, मिलन और दैनिक शाखा मिलकर चलता है। तो इसलिए 10,000 कोई बड़ी बात नहीं वास्तविक रूप में। तो 10,000 जगह पर ऐसे सुविचारी, विचारी, आंदोलनकारी और जनता का नेतृत्व, मार्गदर्शन, आंदोलन करने का सामर्थ्य रखने वाले 10,000 सेंटर हमारे खड़े हो सकते हैं क्या? तो सुनते समय बहुत बड़ा आंकड़ा लगा, लेकिन मुझे ध्यान में आया कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये कोई असंभव है आंकड़ा, ऐसा नहीं है, परंतु अभी हमने किया नहीं इसलिए असंभव लगता है। और ये करना है तो कुछ लोगों ने अपने आगामी 10-15 साल स्वदेशी आंदोलन का एक सैनिक बनकर, कार्यकर्ता बनकर या कार्यकर्ता समूह बनकर इस आंदोलन को विस्तारित और समय समय पर आंदोलन के लिए आंदोलन करने की भी आवश्यकता है, तो उसके को काम करने वाला ये समूह बन सकता है क्या? और 10,000 स्थान जो बोलते हैं, तो ये सच्चाई हो सकती है क्या? और कभी आवश्यकता पड़े तो स्वदेशी जागरण मंच का 1 लाख 1.5 लाख का कभी विराट मोर्चा दिल्ली पर जा सकता है क्या? ये विचार के लिए मैं रख रहा हूँ केवल। क्यों? शक्ति के बिना कोई मानता नहीं है। तो ऐसी शक्ति, हम इस विचार में शक्ति है, हमारे शक्ति के, विचार के शक्ति के पीछे जनशक्ति खड़ा करने का आवश्यकता है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि आप इतना कह रहे, भगवती जी बातें समझा रहे थे उनको तर्कयुक्त ढंग से, परंतु आपकी ताकत बार बार कह रहे थे। और जब तक आप पॉलिटिकल पार्टी उसको साथ में नहीं लेंगे, तो वास्तविक रूप में उन्होंने तो सबको साथ लेने की बात कही, और सबको साथ लेने का विचार अपना है ही। सभी मजदूर संगठन, किसान संगठन,
या जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओज़, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले भी लोग और राजनीतिक दल को यदि लगा अच्छा ये विषय हाथ में लेना तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा तो सबका विचार इंक्लूसिव रहेगा, परंतु इंक्लूसिव होने के बाद भी स्वदेशी जागरण मंच की अपनी ताकत बढ़ना ये बहुत आवश्यक लगता है। जब कोई मोर्चा निकालते हैं, किसी ने बताया कि दिल्ली में जब मोर्चा निकला, अपने लोग आ रहे थे, ऐसे कोई कहीं जा रहे हैं और सहमे सहमे जा रहे हैं, एक जेस्चर। दूसरे उधर से 3-4 हज़ार लोग मजदूर संघ के हर जगह से बैनर लेकर आ रहे हैं। तो हमारी ये आंदोलन करने की, खुलकर जाने की, संघर्ष करने की, अभिव्यक्त होने की और उसमें कोई लज्जा शर्म की बात नहीं, ऐसा होने की भी आवश्यकता, एक प्रक्रिया है बदलने की। लेकिन वैसे ही संख्या ज़्यादा होती है तो सब स्वभाव बदल जाता है, फिर आवाज़ में दम आती है, स्लोगन ज़ोरों से निकलते हैं और फिर उस आंदोलन में कुछ शक्ति जमती है। तो ऐसा कुछ करने की क्षमता स्वदेशी जागरण मंच में आवश्यकता पड़ने पर आनी चाहिए, अनावश्यक नहीं। तो ये भी आवश्यकता है। तो स्वदेशी जागरण मंच ने इस प्रकार का यह दायित्व हमारा है। ये विषय हमने जो लिया है, ये स्वतंत्रता आंदोलन जितना ही महत्व का है, ऐसा तो दत्तोबंधु जी कहते थे। और स्वतंत्रता आंदोलन जिन्होंने उसमें भाग नहीं लिया है, ऐसे हम सब लोग हैं, क्योंकि हम थे नहीं उस समय। लेकिन ये न दिखने वाला आक्रमण, उससे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने का यदि आंदोलन चल रहा है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन, और उसके हम सैनिक हैं, ऐसा मानकर यदि उस आंदोलन में हम काम करेंगे तो जो आनंद, जो शांति भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुखदेव राजगुरु को और अनेक क्रांतिकारकों को अथवा अनेक स्वातंत्र सैनिकों को उस समय मिली, देश के लिए जेल में जाने की, लाठी खाने की, अपने साथी का सर फटते हुए देखने की, जो आनंद, जो उत्साह उनमें मन में आया होगा, वही प्रकार, उसी प्रकार का, लगभग उसी प्रकार का आनंद ये हमारे ऊपर आया हुआ विचित्र प्रकार का आक्रमण सर्वंकष है। शिक्षा में देखा, आपने सुना, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखा, आर्थिक क्षेत्र में देखा, अपने देश में ही कैसे विषमता बढ़ने वाली उसके बारे में देखा आपने। तो ये सर्वंकष आक्रमण है, न केवल भारत की जनता पर परंतु दुनिया के सब गरीब देशों पर ये आक्रमण है। और करने वाले कौन हैं? कि जिनको दूसरों के ऊपर जीना अनिवार्य है अपनी श्रीमंती बनाए रखने के लिए, अपने डॉलर की कीमत बनाए रखने के लिए, डॉलर लोगों को अपने देश में जमा करने का कंपल्सन बनाए रखने के लिए, मार्केट पर उनको हावी होने के लिए, सब प्रकार के अधिकार प्राप्त होने के लिए उनको इस प्रकार के कानून, इस प्रकार के निगोशिएशन, इस प्रकार की ठगी करना उनके लिए अनिवार्य है, यानी वो चोर है। ऐसी स्थिति में ये हमारे देश का हर व्यक्ति इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कैसे होगा? कौन सा चरखा सामान्य आदमी को स्वतंत्रता की ललक पैदा करेगा? क्या सिंबल होगा हमारा? ऐसा विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और इस आंदोलन को दत्तोबंधु जी ने बताया वैसे एक स्वरूप होगा ऐसा नहीं है, इसके अनेक स्वरूप होंगे, अनेक मोर्चे होंगे, अनेक स्थान होंगे, अनेक संस्थाएं होगी, परंतु उनको जोड़ने वाला ये जागरण मंच होगा, सबको प्रेरित करने वाला जागरण मंच होगा, नेटवर्किंग करने वाला जागरण मंच होगा, लीड करने वाला जागरण मंच होगा। इस प्रकार की अपनी भूमिका आगामी दिनों में हमें मनानी है, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या?
ऐसा ही ऐतिहासिक काम करने के लिए जागरण मंच की स्थापना हुई है। और अब तक का जो काम हुआ है वह भी ऐतिहासिक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होते हुए भी स्वदेश जागरण मंच ने जितने प्रकार के प्रस्ताव, जितने प्रकार की बातें की है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो परिणाम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि अपना आंदोलन केवल भारत का आंदोलन नहीं रहा है, तो दुनिया के सभी गरीब देशों के वहाँ स्वदेशी की लड़ाई लड़ने वालों का सबका मिलकर आंदोलन है। उनके साथ भी नेटवर्किंग करना है और उनके साथ नेटवर्किंग करके दुनिया के अंदर इस प्रकार का शोषकों का ये शोषकत्व, दादागिरी और उनकी इम्पेरियलिज्म, इसको रोकना है, उनका पराभव करना है, इनको एक्सपोज करना है और अपने देश के जो लोग जिनका काम है देश की सुरक्षा करना, देश का भवितव्य उज्जवल बनाना, वे देश को गुमराह करते हुए देश की गरीब जनता का शोषण करने के लिए उनको जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और कानूनी रूप से उनके लिए आने के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, ऐसे सब लोगों को प्रहरी न मानकर उनको जनता का भय उत्पन्न हो, इस प्रकार की शक्ति हमारी होनी चाहिए और उनको सही मार्ग पर चलने की बुद्धि हमारे शक्ति के कारण, वैचारिक ताकत के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा ये आंदोलन अपने देश में उत्पन्न हुआ है, जो आंदोलन अभी तक हमने सही मार्ग पर लेते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। देश की परिस्थिति ऐसा चाहती है कि आंदोलन सफल होना चाहिए। गरीब देशों का शोषण, गरीब देशों के अंदर जो विषमता, सांस्कृतिक प्रदूषण और कंज्यूमरिज्म बढ़ाने के लिए परिवार तोड़ने की जो एक कुकृत्य वो कर रहे हैं, गरीब देशों के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उसको शोषण कर रहे हैं, ऐसे सभी जो उनके इरादे हैं उन सब के बारे में अपने यहाँ के कार्यकर्ता यदि प्रशिक्षित होते हैं और इनके खिलाफ संघर्ष करने की मानसिकता, वैचारिक संघर्ष करने की मानसिकता, यहाँ के लोगों को कन्विंस करने की अपनी क्षमता बढ़ती है, उनका साथ लेने की अपनी, समन्वय करने की अपनी ताकत बढ़ती है और श्रेय लेने की बात नहीं है, ऐसा मानकर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई है, सब ने साथ में चलना चाहिए। इस प्रकार का आह्वान करने की स्थिति में हम आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हमारे द्वारा अपने भारत माता की सेवा के लिए होगा, ऐसा लगता है। और यही इस विचार वर्ग में अन्य सभी विषयों के साथ साथ ये अपने लिए, संगठन के लिए, मूवमेंट के लिए आह्वान ध्यान में रखकर इसको हम करेंगे, ऐसा विश्वास लेकर हम चले, ऐसा मुझे लगता है। स्वदेशी आंदोलन की भूमिका और महत्व के ऊपर माननीय मदन दास जी ने प्रकाश डाला और हम सबसे आह्वान किया कि हम राष्ट्रीय अपेक्षा पे खरा उतरेंगे। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे किसान नेता भागीरथ जी से निवेदन करता हूं, आए धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रद्धेय मदन दास जी, इस सत्र में उपस्थित आदरणीय बजरंग लाल जी, जितेंद्र बजाज जी, सुरेश जी भाई साहब, भगवती जी, कश्मीरी लाल जी, अश्विनी जी महाजन, सत्र के संचालक साथी हेमंत जी एवं सत्र में सहभागी हो रहे श्रेष्ठ बंधु भगिनीगण, माननीय मदन दास जी का स्वदेशी जागरण मंच के प्रारंभ से ही मार्गदर्शन और सक्रिय सहयोग रहा है। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम में केवल इस एक कार्यक्रम के लिए ही वो आज हमारे बीच उपस्थित हुए
और पूरे समय दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच रहना हुआ। काफ़ी वर्षों से आपकी उपस्थिति ही कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती है और जयपुर में जो ये विचार वर्ग हुआ है और इस प्रकार का एक कार्यक्रम करने की जो पिछले काफ़ी समय से कार्यकर्ताओं की राजधानी में एक कोई ऐसा कार्यक्रम हो, ऐसी इच्छा थी। और उस कार्यक्रम में माननीय मदन दास जी पधारे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने बहुत थोड़े से में ही भविष्य में स्वदेशी जागरण मंच की भूमिका और कुछ संकेतों में ही भविष्य में स्वदेशी जागरण मंच को संगठनात्मक किस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन हमारा किया है। और जो कई बार ऐसे प्रश्न उठते भी हैं, एक बात जो इस सत्र में आई भी कि स्वदेशी आंदोलन केवल हम इस देश में चलाते हैं, ऐसा ही नहीं, स्वदेशी का आंदोलन दुनिया के बहुत से देशों में चलता है। और उस संदर्भ में जिस प्रकार की बात आपने रखी, और वास्तव में उन यूरोप के देशों में भी जिनके कारण सब ये समस्याएं हो रही है, वहाँ भी स्वदेशी का आंदोलन खूब जगह ऐसा चल रहा है। मुझे भी ऐसे प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला है। इसलिए इस जयपुर के वर्ग में इतने श्रेष्ठ विद्वत जनों का एक ही विचार वर्ग में जो हमको मार्गदर्शन मिला है और समय निकाल करके ऐसे अलग अलग विषयों के लिए हमारे बीच ऐसे श्रेष्ठ जन उपस्थित हुए हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं।